Hello friends, today's our topic and title is that Human Relations School Part Third. आज का हमारा विषय है मानव संबंध संप्रदाय का तीसरा भाग। इस हिस्से में इस टॉपिक पर हम एल्टन मेयो तथा उसके पश्चात चेस्ट्राई बर्नार्ड की रोल के बारे में परिचर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम इस बात पर परिचर्चा करेंगे इस सिद्धांत की क्रिटिसिज्म क्या रही है और अंत में हमारा विषय होगा आज का क्लासिकल थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू मेयो थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ हिज थ्योरी। उसके सिद्धांत के तीन मुख्य आधारभूत तत्व हैं। मेयो का सिद्धांत बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है, अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि एल्टन मेयो के सिद्धांत में तीन महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनको बेस तत्व कंपोनेंट्स कहा जा सकता है, आधारभूत घटक कहा जा सकता है, मेन फैक्टर्स कहा जा सकता है। थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मेयोज थ्योरी। नंबर वन इज दैट पर्सन। यहाँ व्यक्ति की बात कही गई है, मानव की बात कही गई है। जहाँ व्यक्ति का संबंध है तो यह है बेसिकली व्यक्ति जो शब्द है वह मानववाद की अवधारणा को अभिव्यक्त कर रहा है। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति, भले ही वो वर्कर्स हो अथवा वो मैनेजर हो, जिस तरह से मैनेजर का अपना एक व्यक्तित्व होता है, एक पर्सनालिटी होती है, ठीक उसी तरह से वर्कर्स, कामगारों की, श्रमिकों की, मजदूरों की, उनका भी एक व्यक्तित्व होता है, उनकी भी एक प्रतिभा होती है। रोथलिसबर्गर सेज दैट एनी person or any man have a special identity and a unique capacity। रोथलिसबर्गर का ये कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पर्सन, प्रत्येक मानव एक अपनी विशिष्ट पहचान, स्पेशल आइडेंटिटी रखता है और उसके पास यूनिक कैपेसिटी होती है। आवश्यकता उसको केवल अपॉर्चुनिटी देने की है। यदि उनको अवसर दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अद्भुत और अद्वितीय क्षमताओं को एक्सप्रेस, अभिव्यक्त कर सकता है। इसलिए मेयो के सिद्धांत में पर्सन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है कि संगठन के अंतर्गत केवल मैनेजमेंट ही एक पर्सन नहीं होता है, अपितु जो बड़ी संख्या में किसी ऑर्गेनाइजेशन के बेस के रूप में जो व्यक्ति या कामगार वर्ग या श्रमिक वर्ग कार्य करता है उसको भी एक व्यक्ति के रूप में ट्रीट किया जाए। नंबर सेकंड इज कंपोनेंट इज दैट पर्सनल। व्यक्तित्व ये निजी जीवन की बारे में परिचर्चा करता है। यहाँ पर एल्टन मेयो का ये कहना है कि प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को, मैनेजमेंट को, एग्जीक्यूटिव को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का एक सामाजिक जीवन होता है, उसकी एक प्राइवेट लाइफ होती है। ये जीवन जीने की उसकी एक स्पेशल लाइफ स्टाइल होती है, उसके अपने सोशल कस्टम्स होते हैं, उसकी अपनी कल्चर होती है, उसके अपने नॉर्म्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं। उसका प्राइवेट जीवन, उसका प्राइवेट लाइफ पब्लिक लाइफ अथवा वर्किंग पैलेस को भी प्रभावित करता है। इसलिए मेयो का यह भी कहना है कि जब मैनेजर ऐसे कार्मिकों को, कर्मचारियों को अथवा मजदूरों को हायर करता है अथवा उनका रिक्रूटमेंट करता है तो उसे इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसका व्यक्तिगत स्वरूप क्या है अथवा उसका निजी जीवन कैसा है। नंबर थर्ड इज पार्टिसिपेशन, सहभागिता। आप राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, इसलिए इस शब्दार्थ को, इस टर्म को आप भली भांति पहचानते होंगे। पार्टिसिपेशन, सहभागिता, इसका अर्थ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में, भले ही वो ग्राम सभा से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ का विषय हो सकता है। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल का सवाल है तो हम देख सकते हैं कि बड़े से बड़े स्तर पर राज्यों के द्वारा सहभागिता की मांग की जा रही है, उनको भी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। G4 के बारे में आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ाया होगा। दूसरी, सबसे छोटे से छोटे हम ग्राम सभा कह सकते हैं, भारतीय संविधान के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिसिपेशन का प्रोविजन रखा गया है। 243 आर्टिकल 243A के तहत ग्राम पंचायत, उस ग्राम पंचायत में आने वाले सभी रजिस्टर्ड वोटर्स ग्राम सभा के एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। इसका मतलब संवैधानिक प्रावधान किया गया है कि गांव की इस सभा में लोगों को सहभागिता दी जाए। हम इस बात से भी सहभागिता को समझ सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा वन पर्सन और वन वोट
जेरेमी बेंथम की इस थ्योरी को कि 1 पर्सन और 1 वोट होना चाहिए, डिग्निटी, ये डिग्निटी का पर्सन था। इसलिए अम्बेडकर का ये कहना कि हर व्यक्ति को वोट देने का, एक ही मतदान, एक ही वोट देने का अधिकार होगा, भले ही उसका रंग रूप अलग हो सकता है, कास्ट अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकता है, रीजन और अदर फैक्टर्स, परंतु इस आधार पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सब लोगों को कॉमन पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाएगी। लॉर्ड मेयो कहते हैं, इफ़ वी हैव सोशल स्किल विद द टेक्निकल स्किल, यदि हम सामाजिक कौशल भी रखते, तकनीकी कौशल के साथ सामाजिक कौशल भी रखते, डोंट फेस टू द सेकेंड वर्ल्ड वार, हम द्वितीय महायुद्ध का सामना नहीं करते। अगर हमारे पास सोशल स्किल होता तो हमें द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका का सामना नहीं करना पड़ता, ऐसा लॉर्ड एल्टन मेयो का कहना है। मेयो के इन 3 तत्वों से 2 हाइपोथेसिस का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ये दोनों हाइपोथेसिस, जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है रेबल हाइपोथेसिस एंड सेकंड इज दैट हर्ड हाइपोथेसिस। रेबल हाइपोथेसिस बेसिकली इस हाइपोथेसिस का के प्रोपोनेंट चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन का यह मानना है कि कोई भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो अनौपचारिक संगठन होता है, वह एक जानवरों की भीड़ की तरह होता है, एक झुंड की तरह होता है, और वह एक भेड़ का झुंड है, सिप का झुंड है, जो बिना किसी दिशा के इधर उधर भागता रहता है, अथवा ऐसे अनौपचारिक समूह का एकमात्र लक्षण अराजकता और अव्यवस्था को उत्पन्न करना है। ये चारों तरफ इधर उधर, जैसे कि भेड़ों का समूह होता है, वह सारा झुंड इधर उधर भागता रहता है। इसलिए अनौपचारिक समूहों को चार्ल्स डार्विन ने भीड़ की संज्ञा दी है, और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। जैसे कि मूवमेंट में आप देखते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, और इसीलिए मूवमेंट करने वाले, रिबल करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हिंसक होते हैं। दूसरी हाइपोथेसिस है हर्ड हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के प्रोपोनेंट एल्टन मेयो हैं। एल्टन मेयो ने रेबल हाइपोथेसिस का विखंडन किया है। मेयो का ये कहना है कि अनौपचारिक समूह, जैसा चार्ल्स डार्विन मानता है कि वह जानवरों का समूह ही नहीं होता है, वह एक हर्ड हाइपोथेसिस है, ऐसी प्राकल्पना है जहां अनौपचारिक समूह का अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है। यदि भेड़ों के झुंड को गडरिए के द्वारा, चार्ल्स डार्विन की अवधारणा का विखंडन करते हुए यहाँ मेयो कह रहे हैं कि भेड़ों के झुंड को अगर गडरिए के द्वारा सही दिशा दी जाती है, तो वो सभी भेड़ों का झुंड एक कतारबद्ध होकर गडरिए के पीछे चलता रहता है। अतः इन तीनों कंपोनेंट से रेबल हाइपोथेसिस का विखंडन हुआ और एक नई हाइपोथेसिस को स्थापित किया गया मेयो के द्वारा, जिसे हर्ड हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो रोल ऑफ चेस्टराय बर्नार्ड। चेस्टराय बर्नार्ड की भूमिका मानी जाती है। चेस्टराय बर्नार्ड संगठन के सिद्धांतों के मुख्य प्रतिकार हैं। चेस्टराय बर्नार्ड ने अमेरिकी प्रशासन के अंतर्गत लॉन्ग टाइम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को अचीव किया है। इसलिए उन्होंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों के संदर्भ में अपने अनुभव को साझा करने का प्रयास किया है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की अपेक्षा हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यही कारण है कि C.I. बर्नार्ड के द्वारा मानव संबंध आंदोलन की अवधारणाओं का समर्थन किया गया है। बर्नार्ड इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। चेस्टराय बर्नार्ड मानव संबंध आंदोलन के दूसरे महत्वपूर्ण प्रतिपादक या व्याख्याकार हैं। चेस्टराय बर्नार्ड says that an organization is a organic and social system, evolving social system। यहाँ पर चेस्टराय बर्नार्ड का ये कहना है कि कोई भी जो संगठन होता है, अथवा एक जो संगठन है, वह बेसिकली ऑर्गेनिक सिस्टम होता है। आंगिक सिद्धांत, ऑर्गेनिक सिस्टम का मतलब यहाँ पर है कि उस सिस्टम के जो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स, सब पार्ट्स या ऑर्गेन्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं, वो डिविजन्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और वो एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर होने के साथ, संबंधित होने के साथ एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। सिस्टम थ्योरी में आपने इसे विस्तार से पढ़ा होगा। इसलिए ऑर्गेनिक थ्योरी, आंगिक सिद्धांत या जैविक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, जैविक प्रणाली भी इसको कहा जाता है। दूसरा सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम का मतलब यहाँ एक कोऑपरेटिव सिस्टम से होता है, कोऑपरेशन से होता है। सामाजिक प्रणाली में समाज के सभी लोग सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं,
कार्यों में हाथ बटाते हैं, सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, सामाजिक गतिविधियों का संचालन करते हैं, सोशल प्रेशर भी होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वह केवल और केवल मशीनों का समूह नहीं होता है, अपितु एक सजीव समूह होता है और उसमें सामाजिक प्रणाली की तरह संगठन का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट है बर्नार्ड ने अपनी इस थ्योरी का, जिसे थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, अपनी पुस्तक जिसका एंटाइटल्ड शीर्षक है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938, यह है चेस्टरआई बर्नार्ड के द्वारा लिखी गई एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज में सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इस पुस्तक के अंतर्गत चेस्टरआई बर्नार्ड ने थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिपादन किया है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चेस्टरआई बर्नार्ड ने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में जो भूमिका निभाई है उस भूमिका को थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्नार्ड्स थ्योरी। बर्नार्ड के सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्नार्ड्स थ्योरी। चेस्टरआई बर्नार्ड के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह वास्तव में मानव संबंध आंदोलन को गति प्रदान करता है या उसी का एक हिस्सा है? उसको दूसरा प्रधान व्याख्याकार क्यों कहा गया है? आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट फीचर इज दैट एज ए कोऑपरेटिव सिस्टम, इट मीन्स चेस्टरआई बर्नार्ड सेज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए कोऑपरेटिव सिस्टम। जैसा पहले ही बताया गया कि चेस्टरआई बर्नार्ड ये कह रहे हैं कि वो एक ऑर्गेनिक सिस्टम होता है, कोऑपरेटिव सिस्टम होता है। कोई भी संगठन केवल अपने कुछ मुद्दों पर ही या कुछ तत्वों पर ही आधारित नहीं होता। प्रत्येक जो तत्व होता है, प्रत्येक जो फैक्टर होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सभी प्रकार के फैक्टर्स, हर फैक्टर्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। इन लिमिटेशन से बाहर जाकर कोई भी इकाई या पर्सन कार्य नहीं कर सकता, भले ही वो मैनेजर हो भले ही वो वर्कर हो। इसलिए मैनेजर और वर्कर सभी को एक सहयोग की कोऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। कोऑपरेटिव सिस्टम जिसका फॉर्मूला है 1 पर्सन फॉर ऑल एंड ऑल पर्सन फॉर 1। एक व्यक्ति सब लोगों के लिए होता है और सब लोग एक व्यक्ति के लिए होते हैं। इसलिए बेसिकली एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है, एक प्रणाली होता है, प्रणाली होती है। डेविड ईस्टन को आपने पढ़ा होगा, इसलिए सिस्टम वर्ड को आप आसानी से समझ सकते हो। सेकेंड फीचर इज दैट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर चेस्टरआई बर्नार्ड का ये कहना है कि कोई भी संगठन केवल फॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं होता है। केवल और केवल उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर ही होगा तो वह एक मशीनी सिद्धांती होगा, एक मशीनी संगठन होगा, एक तकनीकी संगठन होगा। उसमें ह्यूमन जो फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर मानव तत्व है, उसको उपेक्षित कर दिया जाएगा तो वह संगठन सफल नहीं होगा। इसलिए यहाँ चेस्टरआई बर्नार्ड ने कहा कि फॉर्मल तो होता ही होता है, इसके साथ ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल भी होता है, अनौपचारिक संगठन भी होता है। क्योंकि केवल औपचारिक समस्याओं का समाधान औपचारिक सूचनाओं और औपचारिक तकनीकों के माध्यम से हो सकता है, परंतु अनौपचारिक समस्याओं का समाधान अनौपचारिक सूचनाओं के माध्यम से, अनौपचारिक तत्वों के माध्यम से ही हो सकता है। इनफॉर्मल जो ग्रुप्स होते हैं उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसको चार्ल्स एल्टन मेयो के द्वारा पहले भी पूर्व में अभिव्यक्त किया गया है। नेक्स्ट थर्ड फीचर्स है इक्विलिब्रियम बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेटिस्फिकेशन ऑफ वर्कर्स थ्रू इंड्यूसमेंट और इनिशिएटिव्स। यहाँ पर चेस्टरआई बर्नार्ड का ये कहना है कि प्रत्येक कार्मिक प्रबंधक भी होता है और वर्कर्स भी होते हैं। प्रबंधक और वर्कर्स जो इंडस्ट्री को ऑपरेट करने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो त्याग करते हैं, जो अपना योगदान देते हैं, उसके बदले में अर्थात कार्य करने के बदले में संगठन से उसको जो कुछ मिलता है उसको संतुष्टि कहा जाता है, सेटिस्फिकेशन कहा जाता है। इन दोनों के बीच है बेसिकली यहाँ वर्कर्स के लिए कहा गया है कि मैनेजर्स के लिए तो होगा ही होगा, मैनेजर के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी होती हैं कि वह इनमें बैलेंस कर ले, क्योंकि वह ऑलरेडी ओनर होता है, वह मालिक होता है और जो कहावत है कि मालिक का मालिक कौन हो सकता है। इसलिए यहाँ वर्कर्स पर ज़्यादा फोर्स दिया गया है, ज़्यादा बल दिया गया है, ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि वर्कर्स जो कार्य करते हैं, जो कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं, उस कंट्रीब्यूशन और उसके बदले में जो उनको कुछ मिलता है या कार्य के बदले जो संतुष्टि उनको होती है, उन दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए, बैलेंस नहीं है। इक्विलिब्रियम की बात कह रहा है, इसका मतलब जितना वो त्याग करते हैं उस त्याग के, उस योगदान के बराबर उन्हें संतुष्टि मिलनी चाहिए। सरकारी संगठन हो अथवा निजी संगठन, क्या संगठन के कार्मिक या कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के बदले उन्हें संतुष्टि मिल रही है या नहीं मिल रही है। जैसे कि किसी कक्षा में
अध्यापन कराने वाला व्यक्ति, ये उसका कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद उसको जो सर्टिफिकेशन मिलता है, इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जो आप बेहतर तरह से समझ सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन और सर्टिफिकेशन में इक्विलिब्रियम किस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। यही यहाँ चेस्टरॉय बर्नार्ड मैनेजर को समझाना चाहता है, एग्जीक्यूटिव को समझाना चाहता है। इस बैलेंस को कैसे स्थापित करें? थ्रू इंड्यूसमेंट्स और इंसेटिव्स। उसके पास ऐसे प्रलोभन, कोई आधार होने चाहिए, प्रोत्साहन के आधार होने चाहिए कि जो व्यक्ति कंट्रीब्यूशन अधिक कंट्रीब्यूट करता है उसको अधिक पैकेज दिया जाए, उसको अधिक प्रोत्साहन दिया जाए, उसको रिवार्ड दिया जाए, उसकी कार्य की पहचान हो, तभी वो इक्विलिब्रियम संतुलन हो सकता है। इसका मतलब है कि संगठन में कंट्रीब्यूट करने वाले व्यक्ति और सेटिस्फिकेशन दोनों में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर्स है एग्जीक्यूटिव्स मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो संगठन का कार्यकारी होता है, मैनेजर होता है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब है कि वह लोगों के मनोविज्ञान का ध्यान रखे, लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करे। इस संगठन का मालिक, भले वो सरकारी संगठन हो अथवा निजी संगठन, लोगों से कार्य कराने के लिए उनके दो तरह की जो नैतिकता की यहाँ मोटिवेशन की बात कही गई है, वो मोटिवेशन मनोबल को इंक्रीज करने में और नैतिकता को बढ़ाने का मुख्य आधार होता है। वह इंटरनल मोटिवेशन हो सकता है और एक्सटर्नल मोटिवेशन हो सकता है। इंटरनल मोटिवेशन, इसका मतलब है कि संगठन में कोई व्यक्ति आत्म प्रेरणा से कार्य करता है, और एक्सटर्नल मोटिवेशन का मतलब है कि उसको इनिशिएटिव्स और इंड्यूसमेंट दिया जाता है तो वो कार्य करता है। जैसे कि शिक्षकों के द्वारा अपनी आत्म प्रेरणा से बच्चों का अध्यापन कराना, अथवा किसी संगठन के मालिक या कुलपति महोदय के द्वारा शिक्षकों को एक्सटर्नल मोटिवेशन देना कि वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन करे। अगर ऐसा है तो वह एग्जीक्यूटिव की एक नैतिक जिम्मेदारी होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो उस संगठन का एग्जीक्यूटिव या मुखिया नैतिक रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा होता है। ऐसा करने पर वह संगठन अपने ऑब्जेक्टिव्स और एम्स को प्राप्त नहीं कर सकता है और दिनों दिन उसमें डिक्लाइन होता जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स है स्मूथ कम्युनिकेशन प्रोसेस, संप्रेषण प्रक्रिया। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, कम्युनिकेशन इज ए 2 डायमेंशनल प्रोसेस। संचार द्विआयामी प्रक्रिया है। ये सेंडर से रिसीवर तक और रिसीवर से सेंडर तक दोनों पक्षों में होनी चाहिए, तभी इसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। सुचारू रूप से संप्रेषण प्रक्रिया संगठन में संचालित होनी चाहिए। चेस्टरॉय बर्नार्ड सेज दैट कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। संप्रेषण प्रक्रिया या संप्रेषण या संचार किसी भी संगठन की का हृदय होता है। यदि दो पक्षों के बीच बातचीत नहीं होगी, दो पक्षों के बीच सार्थक संप्रेषण नहीं होगा, तो संगठन का संचालन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही संगठन, निजी हो, प्राइवेट अथवा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ज़्यादा सफल होता है जहां उसके कार्मिक, जहां मैनेजर, कर्मचारी, ऑफिसर्स और उसके एग्जीक्यूटिव और प्रबंधक, संगठन के मालिक आपस में बातचीत करते हैं तो समस्याओं का समाधान होता है, संगठन अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर पाता है। ये ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात है। नेक्स्ट फीचर से डिसीजन मेकिंग इज ए सोशल और कलेक्टिव प्रोसेस। चेस्टरॉय बर्नार्ड का ये कहना है कि डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं है, बेसिकली कलेक्टिव प्रयास होता है। कॉलेजियलिटी जो मैंने आपको बताया कि यहाँ निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें केवल अकेला व्यक्ति निर्णय ले लेता है तो वह निर्णय संगठन के लिए लाभदायक नहीं होता है। बिना अपने कार्मिकों से बातचीत किए और बिना ही संगठन के सदस्यों की बातचीत की अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय की सफलता पर प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अतः निर्णयन की प्रक्रिया में उन पक्षों को भी शामिल करना चाहिए जिन पक्षों पर निर्णय लागू किया जाता है। अर्थात संगठन एक सामाजिक प्रणाली के रूप में, सहकारी प्रणाली के रूप में कार्य करना चाहिए कि एक व्यक्ति सबके लिए और सब व्यक्ति एक के लिए हैं। तो निर्णय में सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, भले ही उनके लॉजिक और पक्ष को आप माने या नहीं माने, परंतु उनको सुनने का अवसर जरूर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट फीचर्स है बर्नार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी बेस्ड ऑन कंसर्न थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। बर्नार्ड का यह संगठनीय सिद्धांत, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि बर्नार्ड का यह संगठनात्मक सिद्धांत बेसिकली कंसर्न थ्योरी ऑफ अथॉरिटी अथवा एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, अधिसत्ता के स्वीकृति सिद्धांत या सहमति सिद्धांत पर आधारित है। अब कंसर्न थ्योरी ऑफ अथॉरिटी क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है कंसेंट थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, अधिसत्ता का सहमति सिद्धांत।
मूल रूप से चेस्टराई बर्नार्ड, जिसने लंबे समय तक अमेरिकी प्रशासन में, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में कार्य किया है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वहाँ उसकी ये मान्यता है, उसका ये व्यवहारिक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है कि अधिसत्ता केवल कमांड से नहीं होनी चाहिए। वह अथॉरिटी की ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को स्वीकार नहीं करता है, जैसा कि मैक्स वेबर के द्वारा 3 टाइप्स बताए गए हैं। कौन कौन से हैं 3 टाइप्स ऑफ मैक्स वेबर के? ट्रेडिशनल अथॉरिटी, नंबर सेकेंड इज कैरिस्मेटिक अथॉरिटी और नंबर थर्ड इज रेशनल लीगल अथॉरिटी। यहाँ उसने सत्ता का एक नवीन सिद्धांत स्वीकार किया है कि सत्ता इस बात पर निर्भर होती है कि उसको स्वीकार कोई करता है या नहीं करता। इसका मतलब है जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उन सबॉर्डिनेट्स की नेचुरल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। दिस थ्योरी डिपेंड्स अपॉन 4 प्री कंडीशन विच फॉलोइंग आर। यह सिद्धांत चेस्टराई बर्नार्ड का कंसर्न थ्योरी ऑफ अथॉरिटी डिपेंड्स अपॉन 4 प्री कंडीशंस, 4 पूर्व शर्तों पर निर्भर है। चारों पूर्व शर्तें इस थ्योरी को, अथॉरिटी को लागू करने से पहले निर्भर करती हैं कि वो कंडीशन फुलफिल होती हैं या नहीं होती है। नंबर फर्स्ट कंडीशन इज दैट इंटेलिजिबिलिटी, बोधगम्यता। इंटेलिजिबिलिटी, बोधगम्यता, इसका मतलब है कि जो सबॉर्डिनेट है उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए, उस बात को अवबोध होना चाहिए कि अधिसत्ता क्या है और अधिसत्ता का अनुपालन करने से, कमांड का, ऑर्डर का कंप्लायंस करने से क्या नेगेटिव रिजल्ट होगा, क्या पॉजिटिव रिजल्ट होगा, उसे अधिसत्ता के बारे में ध्यान होना चाहिए। सेकेंड प्री कंडीशन इज दैट क्लैरिटी टू द पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल, संगठनात्मक उद्देश्यों के बारे में अधीनस्थ को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। जो सत्ता आदेश देती है या जो अथॉरिटी होती है, उस अथॉरिटी के, जैसे संगठन होता है, संगठन की सत्ता होती है, संगठन की सत्ता के स्पष्ट उद्देश्य क्या हैं कि किस ध्येय से उनके द्वारा आदेश दिया जा रहा है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थ तैयार होना चाहिए। तब दूसरी पूर्व शर्त पूर्ण होती है। नंबर थर्ड प्री कंडीशन इज कंपैटिबिलिटी विथ पर्सनल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि जो सबॉर्डिनेट होता है उस सबॉर्डिनेट्स के अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, अधीनस्थों के जो व्यक्तिगत हित होते हैं, क्या उन हितों के साथ ऐसा आदेश अनुकूलता रखता है, अनुपूरकता रखता है। यदि अधीनस्थों के व्यक्तिगत हितों के साथ कोई आदेश जुड़ा हुआ होता है तो अधीनस्थ इसे बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता है। जैसे कि कहा जाए कि सरकार की तरफ से निःशुल्क रूप से पेंशन दी जाएगी, इसलिए आप किसी भी कीमत पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या कागजात या दस्तावेज सबमिट कराइए इस तारीख से पहले, तो सब लोग डिसिप्लिन के माध्यम से और तीव्र गति से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अन्यथा वो नहीं होते। इसका मतलब है कि अगर अधीनस्थ का लाभ किसी आदेश में होता है तो वह स्वीकृति देता है। फोर्थ प्री कंडीशन इज फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ कंप्लाई। आदेश की अनुपालना करने वाले की भौतिक या शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता परिपूर्ण होनी चाहिए। आदेश की अनुपालना तभी संभव है जब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अधीनस्थ आदेश पालन की क्षमता रखता हो। चेस्टराई बर्नार्ड का ये कहना है कि वास्तव में ये हमारा भ्रम होता है, हमारा वहम होता है कि उनके आदेश की पालना की जाती है। आदेश की पालना इस बात पर या अधिसत्ता की सक्सेस ऑफ अथॉरिटी डिपेंड्स अपॉन द विलिंगनेस ऑफ सबॉर्डिनेट टू कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर। जो अधीनस्थ होता है उसके द्वारा आदेश की अनुपालना उस अधीनस्थ की इच्छा पर निर्भर होती है। इसीलिए इसको एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है। इस एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी की एक नवीन कंसेप्ट का यहाँ चेस्टराई बर्नार्ड ने डिस्क्रिप्शन दिया है और वह है द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस इज रिलेटेड टू दिस थ्योरी। इस सिद्धांत से संबंधित एक नवीन कंसेप्ट है जिसको उदासीनता का क्षेत्र कहा जाता है। जोन ऑफ इंडिफरेंस का मतलब क्या है? जोन ऑफ इंडिफरेंस का मतलब है कि वहाँ अथॉरिटी के कमांड की कंप्लाइन करने के लिए 4 प्री कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहाँ बिना शर्त के इस आदेश को मान लिया जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए?
इसके लिए मैनेजर को संगठन में जोन ऑफ इंडिफरेंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए और जोन ऑफ इंडिफरेंस को आइडेंटिफाई करके उसे इंडूसमेंट पैकेज के माध्यम से सेटल करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए। अर्थात चारों चीज़ें या चार पूर्व शर्त नहीं होने पर भी अध्यक्षता के आदेश की अनुपालना करवाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको जोन ऑफ इंडिफरेंस के कंसेप्ट तक जाना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ए क्रिटिक ऑफ ह्यूमन रिलेशंस स्कूल्स, मानव संबंध संप्रदाय की आलोचना। आखिर मानव संबंध उपागम या आंदोलन जिसने औद्योगिक संगठनों में एक क्रांति और लहर उत्पन्न कर दी, उसमें भला क्या कमियां हो सकती हैं? परिपूर्णता। देखिए, इस दुनिया में परिपूर्णता नहीं हो सकती है। एनी पर्सन हैव नॉट फुलफिल, एनी पर्सन इज नॉट परफेक्ट। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता है। फर्स्ट क्रिटिसिज्म यहाँ पर पीटर एफ डरकर, जो कि प्रबंधन चिंतन के पितामह, फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू पीटर एफ डरकर, इट इज नॉट पॉसिबल टू इग्नोरेंस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। जैसा कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में सोशल फैक्टर्स पर ज़्यादा बल दिया गया रेदर देन इकोनॉमिक फैक्टर, परंतु आधुनिक आर्थिक जीवन की ये वास्तविकता है कि आर्थिक तत्वों को नकारा नहीं जा सकता। यह मानव संबंध उपागम की सबसे बड़ी भूल है, आलोचना है कि उसने आर्थिक तत्वों को बहुत कम महत्व दिया है। सेकंड क्रिटिसिज्म इज दैट criticism by the Alex Carey. Alex Carey says that human relation approach is not scientific approach. एलेक्स केरी कह रहे हैं कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, बिकॉज दिस these Hawthorne experiment on a small group of labor basically related six female member. So randomly survey इज नॉट अप्लाई जनरलाइजेशन। जो रैंडम का सर्वे किया जाता है, जो चक्रानुक्रम का सर्वे किया जाता है या अनुमानित या सैंपल सर्वे किया जाता है, उसका सामान्यकरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है मार्क्सिस्ट सपोर्टर्स के द्वारा क्रिटिसिज्म की गई है। मार्क्सिस्ट सपोर्टर्स स्टेट दैट इट इज न्यू टूल्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स। मार्क्सवादी समर्थकों का ये कहना है कि यह मानव संबंध उपागम श्रमिकों या मजदूरों के शोषण का अथवा सर्वहारा वर्ग के शोषण का एक नवीन उपकरण है, जहां पर यूनियंस, एंटी यूनियंस या रिबेलेशन को या रिवोल्ट को खत्म कर दिया गया है। इट मीन्स मेयोवादी स्ट्रगल लेस सोसाइटी का क्रिएशन कर रहे हैं, जहां कैपिटलिस्ट को स्थापित करने के लिए मेयो के द्वारा श्रमिकों को एक काल्पनिक अवधारणा से प्राधान्यपित कर दिया गया है, अथवा काल्पनिक अवधारणा से फैल्स मिथ्या आइडियोलॉजी के द्वारा यह अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है कि उनको आर्थिक तत्वों से नहीं अपितु सामाजिक तत्वों से प्रेम रखना चाहिए। उनकी संतुष्टि ही उनको उत्पादक बनाती है, परंतु यह वास्तविकता नहीं है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म by Lauren Barthes. Lauren Barthes says that Mayo's movement is pro-manager and anti-union. Lauren Barthes का कहना है कि मेयो का जो आंदोलन था वह एक पूर्व प्रबंधक और संघ विरोधी, संगठन विरोधी, यूनियन विरोधी आंदोलन था। यहाँ जहाँ पर ये कहा गया है कि मेयो के आंदोलन ने श्रमिकों में कॉन्शियसनेस, चेतना जागृत की, राइट्स के बारे में, वेजेस के बारे में, उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, वर्किंग सिचुएशंस के बारे में, वर्किंग हावर्स के बारे में। परंतु वास्तविकता यह है कि मेयो क्लासलेट सोसाइटी का सृजन करता है और ऐसा लगता है जैसे कि मेयो मैनेजर से पहले मिल गया, इसलिए प्रबंधों के द्वारा पूर्व निर्धारित उसका उपागम है। दूसरा है कि मेयो ने यूनियंस को यहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया है कि इस अप्रोच के माध्यम से श्रमिकों की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, मेयो का यह कहना, इसलिए यूनियन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए लॉरेन बार्टिज ने कहा है कि वह यूनियन विरोधी उपागम है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्रिटिसिज्म बाय द अमेरिकन यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूनियन, मेयोज वाज ए काउ सोशियोलॉजिस्ट हु बिलीव दैट ए सेटिस्फाइड काउ गिव्स मोर मिल्क। अमेरिकन ऑटो
यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स का ये कहना है कि मेयो और मेयोवादी, मेयो के समर्थक भीरू समाजशास्त्री हैं, डरपोक और कायर। यहाँ काऊ का मतलब गाय से नहीं है, गाय एक सिंबॉलिक स्वरूप में बताया गया है कि गाय पर अभी विवाद, भारत में विवाद हो सकता है, इसलिए यहाँ काऊ का मीनिंग गाय से नहीं लिया जाए। काऊ का मतलब यहाँ भीरू, डरपोक जो समाजशास्त्री हैं उनसे लिया गया है। मेरा कहने का ये नहीं है कि गाय डरपोक होती है, वो जानवर है। यहाँ तुलना केवल सोशियोलॉजिस्ट के रूप में कि जो समाज का हित चाहते हैं लेकिन वो कायर हैं, वो भीरू हैं, वो डरपोक हैं, तो इसलिए इसने काउ सोशियोलॉजिस्ट शब्द का यूज किया गया है। जिनका ये मानना है, मेयो और मेयो के समर्थक ये विश्वास करते हैं कि अगर एक गाय को संतुष्ट कर दिया जाए तो ज़्यादा दूध देती है, परंतु वास्तविकता इससे संबंधित नहीं है। जानवर को, इस गाय रूपी जानवर को जिसको आप चारा खिलाओगे, पशु आहार खिलाओगे, उसकी अच्छी देखभाल करोगे, तभी वो दूध दे सकती है। वो भी एक लिमिट या मात्रा से, एक्सट्रीम से, लेवल से ज़्यादा नहीं हो सकता है, परंतु यहाँ केवल संतुष्टि के माध्यम से। केवल संतुष्टि का क्या मीनिंग है, इसको इकोनॉमिक एरिया में भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। भला सोशल और साइकोलॉजिकल रूप से कोई व्यक्ति संतुष्ट हुआ या नहीं हुआ, इसका डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यहाँ मेयो को बहुत सी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इसके पश्चात भी सिग्निफिकेंस ऑफ मेयो का, रेलेवेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, वो बेसिकली यूंग, प्रोफेसर यूंग का ये कहना है कि इस शब्द को पहली बार ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स के द्वारा ही चर्चित बनाया गया और मशीनी संगठन में पहली बार मानव तत्व को आगे बढ़ाया गया और व्यवहारिक विज्ञान या संगठनों के व्यवहार के अध्ययन पर पहली बार बल दिया गया। इसलिए मानव संबंध उपागम के महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिसने श्रमिकों के शोषण की बात कही या संगठन में कम से कम मानवीय अप्रोच या ह्यूमन अप्रोच को डिज़ाइन करने का समर्थन किया है। Today's our last topic is differences between classical and neoclassical theories. Differences between classical theory, शास्त्रीय सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत जो बेसिकली मशीनी सिद्धांत हैं, जिनको इक्विपमेंट थ्योरी कहा जाता है, टूल्स थ्योरी कहा जाता है, मैकेनिकल थ्योरी कहा जाता है, फॉर्मल थ्योरी कहा जाता है, इकोनॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। जबकि न्यू क्लासिकल थ्योरीज, एल्टन मेयो और उसके समर्थकों के जो सिद्धांत वो न्यू क्लासिकल थ्योरीज में शामिल हैं, जिन्होंने क्लासिकल थ्योरीज की डीमेरिट्स को बाहर निकालकर मेरिट्स को सर्जित किया और नवशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। देखिए, बेसिकली क्लासिकल थ्योरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है कि केवल औपचारिक संगठन होना चाहिए और औपचारिक संगठन नियमितता, नियम, लिखित दस्तावेज, रूल्स इन पर कार्य करता है, जहां अनौपचारिकता का कोई महत्व नहीं। सिर्फ और सिर्फ संगठन के जो नियम हैं उनके अनुसार संगठन को ऑपरेट किया जा सकता है। जबकि न्यू क्लासिकल थ्योरी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ग्रुप्स को महत्व देता है कि यहाँ मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। केवल मानव, संगठन में कार्य करने वाला मानव भी होता है, केवल मशीन ही नहीं होते, अभी तो मानव भी होता है। इसलिए केवल मशीनों को ही महत्व नहीं दिया जाता या मशीनों, मानवीय तत्वों को मशीन के बराबर नहीं मानना चाहिए, तो सेपरेट होता है, इसलिए वह इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन करते हैं। सेकेंड डिफरेंस है इकोनॉमिक मैन। क्लासिकल थ्योरी संगठनों में कार्य करने वाले वर्कर्स को आर्थिक मानव के रूप में स्वीकार करता है। वह एक आर्थिक मानव है जिसको केवल और केवल इकोनॉमिक इंडस्ट्रीमेंट के माध्यम से उसको जितना ज़्यादा पैसा दोगे वो उतना ज़्यादा काम करेगा। लेकिन यहाँ हार्थोन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से साबित हुआ कि पैसे देने से भी काम नहीं किया जाता है, सोशल मैनी सामाजिक प्राणी भी होता है। हार्थोन का जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया गया, वहाँ ग्रुप बिहेवियरल, जो ग्रुप स्टडी की गई, साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ ग्रुप स्टडी, जहाँ समूह का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया, वहाँ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना लिए गए, ग्रुप्स बना लिए गए और उन्होंने एक मानक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया जिससे वो न तो ज़्यादा काम करते हैं नहीं कम काम करते हैं। इसलिए व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी भी होता है, आर्थिक प्राणी नहीं होता। तीसरा अंतर है लॉजिक ऑफ इफिशियंसी। क्लासिकल थ्योरी लॉजिक ऑफ इफिशियंसी, प्रशासनिक या कुशलता पर बल देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्किल होना चाहिए, प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। परंतु न्यू क्लासिकल थ्योरी ने एटीट्यूड्स की बात की, अभिवृत्तियों की बात की है, मनोविज्ञान की बात की है। हमें यहाँ इन पर भी तर्क का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है मैकेनिकल सिस्टम और सोशल सिस्टम। ये मशीनी प्रणाली का समर्थन करता है, जहाँ सारा सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मशीन होता है और मशीन में किसी भी पार्ट को, टूल्स को विरोध करने का, अपनी बात कहने का, अपने दर्द और अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का कोई राइट्स नहीं होता है। परंतु यहाँ सोशल सिस्टम है जहाँ लोग
एक कोऑपरेटिव या कोऑपरेशन पर कार्य करते हैं, एक दूसरे के साथ सुख दुख शेयर कर सकते हैं, भावनाएं शेयर कर सकते हैं, सामाजिक जिम्मेदारी में भाग ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप स्टाइल ऑफ लीडरशिप। क्लासिकल थ्योरी की जो लीडरशिप स्टाइल है वो तानाशाही है, जहाँ कमांड केवल टॉप टू बॉटम की ओर चलता है, बॉटम से टॉप की तरफ कोई रिक्वेस्ट नहीं चलती है, कोई आदेश नहीं चलता है, कोई संवेदनाएं नहीं होती हैं, कोई किसी प्रकार का जो कार्यक्रम है वो स्वीकार नहीं किया जाता है और किसी प्रकार की बातचीत स्वीकार नहीं की जाती है, वो केवल कमांड की भागीदारी होते हैं। यहाँ जो कम्युनिकेशन होता है वो एक पक्षी होता है। इसका मतलब है कि डिक्टेटर मैनेजर की तरफ से कार्मिकों की ओर चला जाता है, कर्मचारियों की ओर चला जाता है, कर्मचारियों से वापस कम्युनिकेशन। वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस ही नहीं होता है। सेकेंड, दूसरी तरफ है कि डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, यहाँ नेतृत्व की लोकतांत्रिक सिद्धांत की बात कही गई है, जहाँ कम्युनिकेशन टू डायमेंशनल प्रोसेस में होता है। नेक्स्ट है मेटेरियल एनवायरनमेंट, यहाँ केवल भौतिक और तकनीकी वातावरण की बात कही गई है, परंतु न्यू क्लासिकल थ्योरी ने सोशल और ह्यूमन एनवायरनमेंट पर बल दिया है। ये क्लासिकल थ्योरीज और न्यू क्लासिकल थ्योरी के बीच मेजर डिफरेंसेस थे। और इसी के साथ आज का हमारा ह्यूमन रिलेशंस स्कूल्स का तीसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।